आज के छोटे मगर देश के अर्थतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, कोयला और खदान मंत्री भारत सरकार, श्री अनिल कुमार जैन, कोयला सचिव महोदय, श्री एम नागराजू जी, श्री अरुण मेहता जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। एक लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थगितता को दूर करना, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और कोयला क्षेत्र के अंदर जितनी क्षमता पड़ी है इसका संपूर्ण दोहन, इसका संपूर्ण उपयोग देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए हो पाए, इसके लिए प्रयास हो रहे थे। मुझे आनंद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रहलाद भाई ने 19 से कोयला क्षेत्र को जो गति की दी है, इससे आज एक इसका महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक शुरुआत है और आगे और जाना है। मित्रों, कोयला क्षेत्र का बहुत सारे आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता, मगर दूर से अगर कोयला क्षेत्र को देखते थे तो हमेशा एक भाव खड़ा होता था कि जितनी क्षमता देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की कोयला क्षेत्र की है, इसकी 1/3 भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारी नीतियां ऐसी थी जो आगे नहीं बढ़ने देती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से एक महत्वपूर्ण फैसलों में लेना शुरू हुआ, नीति विषयक परिवर्तन आने शुरू हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सब का परिणाम ये आया कि 2014 को हम देखते हैं तो 2014 के जो कोयला क्षेत्र था वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की नाकचूड़ के अंदर फंसा हुआ दिखाई पड़ता था। पारदर्शिता का अभाव था, ढेर सारे करप्शन के सच्चे झूठे जो होंगे मगर आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेती थी, कहीं पर भी सरलता और सहजता नहीं दिखाई पड़ती। इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि किसी के लिए भी काम करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी और समानता और इक्वलिटी का भी अभाव था। जो बड़े लोग थे इनके लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध थे, जो छोटे लोग थे इनके लिए एंट्री करना भी मुश्किल था। ये चारों चीजों को मैं बारीकी से कोयला मंत्रालय की यात्रा को देख रहा हूं जब से प्रहलाद भाई मंत्री बने हैं। ये चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर आज कोयला क्षेत्र में बिल्कुल भरोसे से कह सकता हूं कि ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर हम खड़े हैं। अभी हम भी आप सबके अनुबंध आपको दिए गए, मैं देखता था, नाम सुनता था कंपनी का, मेरा भी थोड़ा बहुत परिचय है। बहुत सारे ट्रेडिंग के व्यवसाय में रहे हुए लोगों को भी ये मौका मिला है। 6 साल पहले कल्पना कोई नहीं कर सकता था। और मैं कहना चाहता हूं जिन नए लोगों को ये आज मौका मिला है उनको कि आपको स्केल बदलने का एक बहुत बड़ा मौका भारत सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, श्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। आपके जीवन में स्केल बदलने का मौका मिला है, वो ही बताता है कि यहां पर इक्वालिटी का भाव है, यहां पर पारदर्शिता है। वरना पारदर्शिता न होती तो आपकी एंट्री ही शायद बहुत दिक्कत वाली होगी। मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर आज जो 2 चीजें होने जा रही है, एक तो पहले जो सफल बिल्डर थे उनको उनके अधिकार पत्र दिए गए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम की भी आज शुरुआत हो रही है। मैं इसलिए प्रहलाद जी और इनके मंत्रालय को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है।
सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनतकश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है, मगर ये देश आत्मनिर्भर न हो ऐसा कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक विजन रखा है कि आत्मनिर्भर भारत की रचना करना। 2022 आजादी के 75 साल जब समाप्त हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो, यहां से दुनिया को गति मिले, यहां से दुनिया की अर्थतंत्र को गति मिले। और जब दुनिया के अर्थतंत्र को भारत गति देता है तब भारत का अर्थतंत्र का उभर कर आना बहुत स्वाभाविक है। आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में जब तक नहीं होता तब तक प्रधानमंत्री जी का स्वप्न सफल नहीं होता। और मैं मानता हूं कोयला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जैसे बताया आज भी लगभग ऊर्जा का 72% हिस्सेदारी कोयला क्षेत्र से। मैं मानता हूं कि अनुपात जल्दी बदलना चाहिए, हमने चेंज करना चाहिए, मगर हमारे पास कोयला पड़ा है, हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार पड़ा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को इसकी लक्ष्य की पूर्ति करनी है तो ये भंडार का दोहन भी करना पड़ेगा और इससे अर्थतंत्र को गति भी देनी पड़ेगी। और पिछले 6 वर्षों के अंदर बहुत अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। मैंने 60 साल के कल आंकड़े स्टडी किए थे और 6-6 साल के 10 स्पेल बनाए। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि उत्पादन की वृद्धि सबसे ज्यादा आजादी के बाद यही 6 साल के अंदर हुई है, जो 6 साल मोदी जी के नेतृत्व में है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा भंडार हमारे पास है और हमारे पास मांग भी बहुत है, फिर भी एक और तो भंडार उपलब्ध है, दूसरी ओर कंजम्पशन की क्षमता भी है, परंतु कोयला आयात भी किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए, क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये 2 कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% FDI को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सबसे ज्यादा सुधार अगर किसी एक क्षेत्र के अंदर हुए हैं तो कोयला क्षेत्र के अंदर। कोल गैसिफिकेशन के लिए भी नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और ये सारे इनिशिएटिव को जमीन पर उतारने के लिए इसके अनुकूल नीतियां बनाने की भी गति बहुत बड़ी हुई। हम सब जानते हैं कि यीशु का 2020 का साल जो था वो पूरे विश्व के लिए संकट था। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ कर रखा था। मानव जात ने शायद इतना बड़ा संकट कभी नहीं झेला होगा और जो देश दुनिया का नेतृत्व करते थे वो सब देश इसमें इनको मार्ग नहीं दिखाई पड़ता था। भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी गई और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। आंकड़ों को देखते हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ढेर सारे विकसित माने जाने वाले देशों की तुलना में मृत्यु दर भी हमारा सबसे कम है और हमारा फैलने का दर भी अब बहुत कम होने लगा है। ये बताता है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष कर हेल्थ सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी मानी जाती थी, वहां पर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर कराया। चाहे PPE किट बनानी है, चाहे वैक्सीन बनानी है, चाहे वेंटिलेटर बनाने हैं, चाहे छोटे से छोटी जगह पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खड़ा करना है। और इसी का परिणाम है कि हम सफलता से बाहर निकले और कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर ही। ये लड़ाई तो हम सफलतापूर्वक लड़े ही, परंतु इसका एक दुष्परिणाम था कि दुनिया भर के अर्थतंत्र पर बहुत बुरी असर पड़ी। लॉकडाउन हुए, फैक्ट्रियां बंद हो गई,
माल की ढुलाई बंद हो गई। सब तरह से अर्थतंत्र पर बुरी असर पड़ी। भारत के अर्थतंत्र पर भी बुरी असर पड़ना बहुत लाजमी था और पड़ी भी है। परंतु अभी इकोनॉमिस्ट वी शेप रिकवरी की बात करते हैं। सब ग्राफ तो दे देते हैं वी शेप, मगर वी शेप रिकवरी क्यों आई मित्रों? मैंने नजदीक से देखा है कि एक और तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करते थे और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक चरित्र तय किया था कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती है, भारत के अंदर सरकार और 130 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके कारण हमें सफलता मिली है। और दूसरी ओर इसी कालखंड के अंदर जब सब गतिविधियां बंद थी, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए ढेर सारे फैसले लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ढेर सारे फैसले, आप कल्पना नहीं कर सकते इतने फैसले लिए। कुछ की घोषणा हो गई, कुछ की घोषणा अभी होगी। कृषि के अंदर, कृषि के क्षेत्र के अंदर ढेर सारे बदलाव किए गए। शिक्षा नीति इसी समय के अंदर हमारी पूरी होकर बाहर आई। अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। इकोनॉमी में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। फार्मा और फर्टिलाइजर के भी अंदर बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारी नई योजनाएं और ईज ऑफ डूइंग को लाने की गति हमने आगे बढ़ाई है। और ईज ऑफ डूइंग को भी जितने जितने हर्डल और थे, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव खाका तैयार करने का काम इसी कोरोना काल के अंदर किया। विश्व में कहीं पर भी कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते आने वाली मंदी को आगे कैसे निपटना, इसकी तैयारी नहीं हुई कि भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। कोरोना के खिलाफ तो लड़ाई लड़े ही लड़े, सफलता भी प्राप्त करी, और मंदी के खिलाफ भी लड़ाई लड़े कि जो आने वाली थी उसको दूरदृष्टि से देखकर ढेर सारी नीतियां, ढेर सारे रिफॉर्म बनाए गए और अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य को हम पूर्णतया सिद्ध करेंगे और इस लक्ष्य को पार कर कर भारत एक महत्वपूर्ण मकाम पास करेगा।